Guys, now today we are going to start our new chapter, that is chapter 7, control and coordination. This is for class 10th students, and let us see. In this chapter there are certain points. Means firstly we will learn about control and coordination in case of plants, coordination in case of animals, and two types of movements, tropic movements and acid movements, and then human nervous system. Okay, and finally human hormonal system, that is endocrine system. So let us start. देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एक्चुअली बायोलॉजी स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट टॉपिक है, चैप्टर ये। और इसमें हमें क्या देखना है कि पहले तो एक दो टर्म्स जो है वो थोड़ा समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स या कई सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर है, और हम जानते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम जानते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी हर सेल को अपना एक वर्क असाइन होता है, और उसी की तरह सिमिलर सेल्स के ग्रुप से पे टिश्यूज बनते हैं, सिग्नल फंक्शन वाले टिश्यूज फिर मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट। फिर सेलुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है और फंक्शन करती है। यानी कोऑर्डिनेशन एक्चुअली एक ऐसी तालमेल है जिसके द्वारा हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स एक साथ इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के एक अकॉर्डेंस में काम करें ताकि किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक सही तरीके से प्रॉपरली रेस्पॉन्स दे पाए वो बॉडी। यानी द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी बाय विच दे ऑल कैन गिव a proper response to a stimulus in the organisms. Okay, तो ये है कोऑर्डिनेशन, यानी अलग अलग ऑर्गन्स का इस तरीके से एक साथ तालमेल बैठाते हुए काम करना कि किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एक अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स दे सके वो ऑर्गेनिज्म, वो उसकी बॉडी। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड आए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। देखिए, स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी ऐसा एनवायरमेंट में होने वाला चेंज जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करने के लिए कंपेल हो। ओके, सो एनी काइंड ऑफ सडन चेंज इन द एनवायरमेंट विच कॉजेज एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट आइदर इन इट्स फेवर और अगेंस्ट इट। ओके, तो किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज एनवायरमेंट में आने वाला जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है वो स्टिमुलस कहलाता है। अब जो रिएक्शन उस ऑर्गेनिज्म की होती है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए वो उसका रेस्पॉन्स कहलाता है। क्लियर? तो रेस्पॉन्स इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस, व्हाटएवर टाइप ऑफ चेंज इज देयर इन द सराउंडिंग। सो व्हाटएवर टाइप ऑफ रेस्पॉन्स और रिएक्शन इट डज, दैट इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स। अब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में इन स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्सेज होते हैं। यानी अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स कुछ और तरीके से होगा, एनिमल्स का उसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स किसी और तरीके से होगा। ओके, मल्टीसेल्युलर और वेल एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका रेस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए किसी और तरीके से होगा। यानी जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के स्टिमुलाई पाए जाते हैं उसी प्रकार अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्सेज होते हैं by different types of organism। अब ये जरूरी नहीं है कि प्लांट के और एनिमल्स के रेस्पॉन्सेज एक जैसे हों, यानी कौन सा एनिमल कौन सा ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस के लिए किस हद तक रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टिमुलस की अपनी इंटेंसिटी कितनी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम जानते हैं सूरजमुखी का पौधा हमने सबने देखा है, और सबको मालूम है कि सूरजमुखी के पौधे की खासियत है फूल की कि जिधर सन की डायरेक्शन होती है उधर उसका फूल का मुंह फूल के डायरेक्शन घूमती रहती है, राइट। तो ये सनलाइट की तरफ को बेंड होना ये उसका अपना रेस्पॉन्स है। तो वहां पर लाइट क्या है, स्टिमुलस, और उस प्लांट की बेंडिंग जो है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन, ये उसका रेस्पॉन्स हुआ। जैसे मान लीजिए हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से अगर कोई हमें डर है कि कोई कुत्ता हमें काटने का आ रहा है, तो वो फियर क्या है, स्टिमुलस हो गया, और वहां से अपने आप को बचाते हुए भागना ये हमारा रिएक्शन है।
ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की स्टिमुलाई के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक, अब स्टिमुलस कई तरीके के हो सकते हैं, प्लूरल में उसको स्टिमुलाई कहते हैं। और स्टिमुलस चाहे लाइट हो, प्रेशर हो, फियर हो, पेन हो, हंगर हो, सॉइल हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, कई सारे प्रकार के स्टिमुलाई हो सकते हैं। ठीक है, अब उसी के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। तो प्लांट की अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स में रिस्पॉन्स या कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, हम जानते हैं कि प्लांट्स में केवल हार्मोन्स पाए जाते हैं, राइट। प्लांट्स में हम लोगों की तरह नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, हम लोगों के जैसे एंडोक्राइन सिस्टम भी इतना नहीं वेल डेवलप नहीं होता। तो प्लांट्स का जो बेसिकली अपना जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी उनका रिस्पॉन्स है, वो एक्चुअली ज्यादातर केसेस में सिर्फ ग्रोथ के कारण होता है। ओके, और प्लांट्स की ग्रोथ को जो रेगुलेट करने वाली चीजें हैं दैट इज देयर हार्मोन्स। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के मुकाबले काफी स्लो होता है, काफी दूसरी तरीके से, हल्के तरीके से होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता एनिमल्स के जैसा। ठीक, अब जो हार्मोन्स है वो भी जनरली ग्रोथ के रूप में, ग्रोथ के तरीके से रिस्पॉन्ड कराते हैं। तो इन प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। ओके, तो प्लांट्स में एक तो जो कोऑर्डिनेशन है वो धीरे धीरे होता है, दूसरा प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादातर केसेस में ग्रोथ की वजह से होता है, और ये जो ग्रोथ है वो प्लांट हार्मोन्स के कारण संभव होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर प्लांट की ग्रोथ को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो उसके 3 स्टेप्स में ग्रोथ होती है। पहला है सेल डिवीजन, पहले सबसे पहले सेल्स का डिवीजन स्टार्ट होता है, फिर सेल्स का एनलार्जमेंट होता है, सेल्स का साइज बढ़ता है, और फिर थर्ड स्टेप में सेल का डिफरेंशिएशन या सेल्स का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन, इन 3 स्टेप्स में प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट होती है, राइट। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये 4 हार्मोन्स पाए जाते हैं मेनली प्लांट्स में, जिसमें ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स ये प्रोमोटर्स होते हैं ग्रोथ के, और जो एक फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ओके, सो एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, वेयर एज ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स दे आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। तो आइए देखते हैं इनके अलावा ये चारों हार्मोन्स और क्या क्या फंक्शन करते हैं। प्लांट हार्मोन्स में नंबर 1 ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का काम है promote cell enlargement, cell differentiation and fruit growth etc. तो ऑक्सिन्स के कारण जो मेन हम कह सकते हैं कि जो लंबाई बढ़ना है, जो ग्रोथ होती है, ऑक्सिन्स की वजह से है। साथ ही साथ क्योंकि ऑक्सिन सेल एनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को यानी सेकंड और थर्ड स्टेप को प्रमोट करने वाला हार्मोन्स होते हैं, और इसके साथ साथ ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, सेकंड हार्मोन जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी ऑक्सिन की प्रेजेंस में सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में और सीड्स में डोरमेंसी को खत्म करने में, डोरमेंसी को तोड़ने के लिए ये हेल्प करता है जिब्रेलिन्स, और साथ ही साथ ऑक्सिन की तरह इसकी भी फ्रूट ग्रोथ में हेल्प होती है। यानी अब देखिए डोरमेंसी क्या है एक्चुअली, डोरमेंसी किसी भी सीड की, किसी भी बर्ड की वो इनएक्टिव स्टेज है जिसमें वो जर्मिनेशन नहीं कर रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जर्मिनेशन से पहले तक की जो एक इनएक्टिव स्टेट होती है किसी भी सीड की लाइफ में, किसी भी बर्ड में, तो वो उसकी डोरमेंसी कहलाती है। ओके, तो डोरमेंसी एक तरीके का इनएक्टिव पीरियड है जिसमें वो जर्मिनेट नहीं करता उस टाइम। तो इसलिए जब डोरमेंसी की ब्रेकिंग में हेल्प होगी यानी उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, राइट। तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करेगा, तो इसके लिए जिब्रेलिन्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स का काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना, और जिब्रेलिन्स की तरह ये भी डोरमेंसी को ब्रेक करने में, डोरमेंसी को खत्म करने में, या हम कह सकते हैं कि जर्मिनेशन को स्टार्ट कराने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इट डिलेज एजिंग इन लीव्स। पत्तियों में जो एजिंग है यानी उनका जो उम्र बढ़ना है वो भी धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करता है, रिटार्ड करता है ये। प्लस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फ्रूट ग्रोथ ऑक्सिन जिब्रेलिन्स की तरह इसका साइटोकाइनिन का काम भी फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करना है। साथ ही साथ ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ये ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ये ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, यानी बर्ड की और सीड की डोरमेंसी को बढ़ाता है, उसको जर्मिनेशन करने से रोकता है। ठीक है, उसके हम कह सकते हैं कि जो डोरमेंट जो इनएक्टिव स्टेज है उसको एनलार्ज करता है, उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग में सपोर्ट करता है। दूसरा विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का गिर जाना, इन दोनों कामों में भी एब्सिसिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पत्तियां कब मुरझाती हैं, पत्तियों का गिरने में ये हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। साथ ही साथ इट कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, और फूलों का पौधों से अलग होकर गिरना, फलों का पौधों से अलग होकर, पेड़ों से अलग होकर गिरना, ये सब चीजें हेल्प करने में एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। ओके, तो गाइस ये तो बात हुई इन हार्मोन्स की और उनके फंक्शंस की, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है प्लांट्स में, ग्रोथ जनरली दो तरीके के हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है, एक्चुअली कोई भी रिस्पॉन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, तो वो किसी न किसी तरीके के बॉडी पार्ट में मूवमेंट शो करेगा, राइट। जैसे हमने बताया कि अभी मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता काटने के लिए दौड़ रहा है तो हम भाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी हमारी मूव कर रही है ना। या किसी तरीके से मान लो हम जब ब्राइट सनलाइट में जा रहे होते हैं अचानक से, तो हम अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लेते हैं, तो ब्राइट सनलाइट में जाते हैं हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हल्की बहुत कम खोलते हैं, तो ये क्या है, वहां लाइट स्टिमुलस हो गया, और जो आंखें हमने क्लोज की है ज्यादातर वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हंगर है, भूख लगती है हमें, तो हम किसी न किसी चीज को खाने के लिए कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने की चीज हम ढूंढते हैं, खाने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, तो वहाँ हंगर स्टिमुलस है, और जो उसकी जो फूड की सर्च है, जो फूड की जो तलाश है या फूड खाने की जो इच्छा है, वो हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कई प्रकार के स्टिमुलस हो सकते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स का अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स होता है। जैसे मैंने बताया कि उस स्टिमुलस की कितनी इंटेंसिटी है, इसके आधार पर हमारा रिस्पॉन्स होगा। अगर वो मूवमेंट या अगर वो रिस्पॉन्स अगर हमारा उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा, या हम ये कह सकते हैं अगर वो मूवमेंट उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट कहलाएगा। और अगर हम जो रिएक्शन है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो उस स्टिमुलस की अपोजिट डायरेक्शन में है या उससे दूर की अपोजिट की डायरेक्शन में है, तो ये हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स बेसिकली 4 तरीके के मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे सिलेबस में है। पहले समझते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होते हैं जिसमें किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिएक्शन है, जो रेस्पॉन्स है, वो उसकी रेस्पॉन्स की डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन से डिटरमाइन होती है। मीन्स ए काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट वेयर द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, और इसके अपोजिट जो नेस्टिक मूवमेंट है, that is non-directional movement in which the direction of stimulus does not determine the direction of response. This is called nesting movement. ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस के डायरेक्शन से रिस्पॉन्स के डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन होता है। अगर वो रेस्पॉन्स स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा, अगर स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली 5 प्रकार के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं जिसके लिए प्लांट्स रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट में फोटोट्रोपिज्म, देन जियोट्रोपिज्म, देन कीमोट्रोपिज्म, देन हाइड्रोट्रोपिज्म, और लास्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म में ये वो ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस होता है लाइट। ठीक, जियोट्रोपिज्म वो ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें ग्रेविटी या अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है, वो वहां पर उसका स्टिमुलस होगा। इसी प्रकार कीमोट्रोपिज्म में केमिकल सब्सटेंसेस वो स्टिमुलस का काम करते हैं। यहाँ हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस होता है वाटर। ओके, और लास्ट थिग्मोट्रोपिज्म में टच स्टिमुलस होता है, स्पर्श, टच की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं, वो थिग्मोट्रोपिज्म के अंतर्गत आएगा। तो फोटोट्रोपिज्म में एक्चुअली क्या है कि जब
लाइट के लिए प्लांट रिस्पॉन्ड देते हैं। यानी देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में एक पॉटेड प्लांट रखा है, अलाइव पॉटेड प्लांट है, और उस कमरे में एक वेंटिलेटर से या एक खिड़की से वहां से रोशनी आ रही है केवल एक जगह से। तो उस सीधे अपराइट और अलाइव पॉटेड प्लांट को जब हम उस बंद कमरे में रखते हैं जिसमें से केवल एक वेंटिलेटर से या एक विंडो से ही रोशनी आ रही होती है अंदर, तो ऐसी प्लांट ऐसी सिचुएशन में रखने के बाद हम कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि वो प्लांट हमारा बेंड कर चुका होता है, जिधर से लाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड द सनलाइट दैट प्लांट स्टेम बेंड्स। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए जिस डायरेक्शन से सनराइज आ रही है, सनलाइट आ रही है, उस जो प्लांट की जो साइड है, जो फेज है, जहां पर वो डायरेक्ट सनलाइट अप्रोच करती है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन वाले उस सरफेस वाले जो ऑक्सीजन हैं, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो शिफ्ट करके पीछे डार्कर साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। प्लांट की स्टेम की वो सरफेस जो डायरेक्टली सनलाइट के एक्सपोजर में है, वहां से ऑक्सीजन का मूवमेंट हो जाता है उसकी अपोजिट साइड यानी डार्कर बैक साइड में। अब क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पीछे वाली साइड में इकट्ठा हो गए, तो इसलिए ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे कुछ दिनों में वो बैक वाली साइड ज्यादा जल्दी ग्रो करने लगती है इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट एक्सपोज साइड। ओके, तो इसलिए वो प्लांट स्टेम हमें प्लांट की तरफ बेंड करता हुआ नजर आता है कुछ दिनों के बाद। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ। अब क्योंकि वहां पर वो प्लांट जो बेंडिंग है वो सनलाइट की तरफ ही बेंड हुआ है, इसका मतलब वो प्लांट हमारा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हुआ, राइट, क्योंकि लाइट स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में उसका रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, राइट। चलिए जियोट्रॉपिज्म में क्या देखते हैं? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मान लीजिए एक पॉटेड प्लांट है, उसको हमने हॉरिजॉन्टली जमीन पर ऐसे लिटा दिया गमले सहित। अब कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो उसका स्टेम जो पहले सीधा था, जो हॉरिजॉन्टल था, पूरी तरीके से स्ट्रेट था अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, वो कुछ दिनों के बाद ऊपर की तरफ बेंड होने शुरू हो जाता है, और जो गमले के अंदर जो रूट्स है प्लांट की, वो नीचे अर्थ की तरफ बेंड होनी शुरू हो जाती है। तो इट मीन्स रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और स्टेम और शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, राइट। तो ये है एग्जांपल जियोट्रॉपिज्म का, जिसमें ग्रेविटी स्टिमुलस होता है। कीमोट्रॉपिज्म, जब पॉलिनेशन के बाद पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। ओके, आप जानते हैं स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलिन ग्रेन्स गिरते हैं तो स्टिग्मा से एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल स्टिमुलस की वजह से पॉलिन ग्रेन्स की रप्चरिंग होती है, और पॉलिन ग्रेन फटेंगे। पॉलिन ग्रेन के फटने से जो इंटाइन है उसके अंदर वाली लेयर, वो एक छोटी पॉलिन ट्यूब के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, और पॉलिन ट्यूब के रूप में वो पॉलिन ट्यूब बनाते हुए वो नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्टाइल से होती हुई और अंदर ओवरी में यानी ओव्यूल की तरफ अप्रोच करती है। तो इस तरह से पॉलिन ग्रेन की रप्चरिंग और वहां से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन और उसका प्रोपेगेशन, ठीक है, ये एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म का, क्योंकि यहाँ पर केमिकल जो स्टिग्मा से रिलीज किया जाता है, स्टिग्मा से सीक्रेट किया जाता है, उस केमिकल की वजह से ये रिस्पॉन्स आता है पॉलिन ग्रेन का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म की। यहाँ पर वाटर स्टिमुलस है। मान लीजिए हमने एक बड़े से मिट्टी में एक पॉटेड है, एक पॉट प्लांट है हमारा, और वहां पर हमने एक साथ में अर्थन पॉट में हमने पानी भर के रख दिया है मिट्टी के अंदर, और दूसरी तरफ हमने उसी बर्तन में, उसी गमले में एक प्लांट हमने लगा रखा है। तो हम कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि वो जो अर्थन पॉट है उसमें से पानी रिसेगा, धीरे धीरे सिप आउट होगा, उसकी सिपिंग से जो आसपास की मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो रूट है उस प्लांट की वो कुछ दिनों के बाद हमें ग्रेजुअली उस मॉइस्ट सॉइल की तरफ को प्रोपेगेट करती हुई उससे उधर की तरफ को बैंड होती नजर आएगी। यानी प्लांट की रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती है ना। तो जिधर से प्लांट की रूट को मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा वाटर कंटेंट मिलेगा, उधर की तरफ को इसका मूवमेंट ज्यादा होने लगता है। और यही कारण है कि जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, नदियां, तालाब, इनके आसपास की वेजिटेशन हमें ज्यादा हरी भरी और ज्यादा मात्रा में नजर आती है, बिकॉज ऑल द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ओके, दे नीड वाटर। नेक्स्ट थिकोट्रोपिज्म, यहाँ पर टच स्टिमुलस है। आपने कई सारी बेलें देखी हैं, करेले की बेल, लौकी की बेल, अंगूर की बेल, ओके, मटर की बेल। तो ये जो प्लांट्स हैं जिसमें पीस, मटर है,
ग्लोरी लिली है, इनमें लीफ टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। और जो बिटर गॉड है, ग्रेप वाइन है, ओके, बॉटल गॉड है, लौकी, करेला, अंगूर, इनमें स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। एक्चुअली टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ऐसे एक पॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं स्प्रिंग जैसे, जो उस प्लांट को किसी आसपास की सपोर्ट के साथ अटकाते हैं। यानी ये जो टेंड्रिल्स का काम क्या है एक्चुअली, ये इनके आसपास जो भी सपोर्ट होती है, चाहे वो बांस की स्टिक हो, चाहे वो कोई दीवार हो, चाहे कोई तार हो, ठीक है, किसी भी चीज के आस जो भी इनके कांटेक्ट में आती है उसके चारों तरफ ये अपने आप को लपेट लेते हैं। वहां उसके चारों तरफ लिपेट के ये उस प्लांट के जो कि बहुत ही वीक स्टेम वाले होते हैं उनको ये थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी फर्दर प्रोपेगेशन हो सके, फर्दर उसकी जो क्लाइंबिंग है वो हो सके। ठीक है, तो टेंड्रिल्स क्योंकि आसपास की आने वाली चीजों के टच के वजह से वो रिस्पॉन्ड देते हैं, तो दे आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक, राइट। क्योंकि आसपास उनकी जो भी चीज कांटेक्ट में आती है, चाहे दीवार, चाहे तार, चाहे कोई डंडा, लकड़ी, कुछ भी, तो उसके चारों तरफ ये टेंड्रिल्स अपने आप को वाइंड अप करते हैं, लपेट लेते हैं, और फिर उनकी वजह से उस प्लांट के जो वीक स्टेम्स होते हैं उनको थोड़ी सपोर्ट मिलती है और वो फर्दर ग्रोथ शो करते हैं। तो इस तरह से उनकी ग्रोथ होती है। जो क्रीपर और क्लाइंबर्स वाला जो हर्ब्स वाली कंडीशन वो आपने पढ़ी है, तो ये उस केस में पाए जाते हैं टेंड्रिल्स। ओके, तो स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जैसे मैंने बताया, करेले में, लौकी में, अंगूर में, और लीफ टेंड्रिल्स पाए जाते हैं ग्लोरी लिली में और मटर की पौधों में, इस तरीके से। तो बेसिकली इनका काम भी टच के कांटेक्ट में आने के बाद उसके ज्यादा लिपिड का उसको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिस। ओके, so guys, this is all for today. In our next video we learn about nesting movements and something more. So till then, keep safe yourself and keep watching and sharing videos. Thank you. God bless you.